आज का टॉपिक महत्वपूर्ण जो अनुसूचियां हैं वो और संविधान संशोधन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्वास मानिए, आप जब भी एग्जाम में जाएंगे, हो सकता है क्लास की चीजें एक बार ना भी पूछे, लेकिन इसमें से पक्का है एक दो क्वेश्चन पूछे 100% है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं को लेके चल रहा हूँ, फालतू चीजें नहीं बता रहा हूँ, और सब याद करना है, एक एक पॉइंट। आज याद करने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक, तो अनुसूची पे आते हैं। जब अपना संविधान बना तो उस समय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 8। लेकिन समय के अनुसार अनुसूची बढ़ाया गया। ठीक है ना। जैसे आपके घर में 2-4 कमरे थे, कब? जब आपके दादाजी रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो आज आपका कमरा हो सकता है, आपका घर 10 कमरों का हो गया हो। ठीक, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है तो उस हिसाब से कमरे भी ज्यादा होने चाहिए। वैसे अपना संविधान जब शुरुआत में जो चीजें जरूरत नहीं थी वो चीजें नहीं थी, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के बाद वो चीजें जोड़ दी गई। ठीक, तो सबसे पहले अनुसूची के बारे में देखेंगे। तो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए, 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में पूछेगा 12। क्वेश्चन कहेगा मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। अगर आप पहला अनुसूची के बारे में देखें तो पहले अनुसूची में राज्यों का जिक्र किया गया है और यूटी का जिक्र किया। राज्य और यूटी का मतलब यह हुआ कि भारत जो संघ है, भारत जो देश है, इसमें कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है, वो पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक, और पहली अनुसूची में जिसका नाम नहीं होगा वो भारत का राज्य नहीं होगा, ठीक है ना। जिसका नाम दर्ज है वही भारत के राज्य माना। तो पहले के वेतन के बारे में बात किया, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए। ठीक, ऐसे पद सीएजी जिनका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, और वो सारे उनके कितना वेतन होगा, कैसे दिया जाएगा, किसके सिग्नेचर से वो पैसे बाहर आएंगे, ये सब पूरा प्रोसेस दूसरे अनुसूची में लिखा गया है। मतलब महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा की गई है। इसमें जो मेन है, राष्ट्रपति हो गए, ठीक, उपराष्ट्रपति हो गए, सीएजी, इन लोगों के बारे में वेतन की चर्चा की गई है। तीसरे में शपथ की बात करता है। ये जो शपथ है, इसमें शपथ कैसे कौन लेगा इसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना। जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, शपथ का प्रोसेस क्या होगा, शपथ किसकी शपथ दिलाई जाएगी, ये पूरा। जैसे प्रधानमंत्री संविधान की शपथ खाता है, ऐसे हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग चीजें होती हैं जिसका शपथ। तो कौन व्यक्ति या कौन मंत्री या कौन अधिकारी किसकी शपथ लेगा और शपथ दिलाएगा कौन, ये सारी चीज मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया था। राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ, राज्यपाल को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है ना। तो ऐसे शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची, ये सब पूछेगा। जब मैं शपथ बता रहा था वहां अनुसूची का जिक्र कहीं नहीं किया पूरे क्लास में, इसीलिए नहीं किया कि अनुसूची एक दिन पूरा एक साथ पढ़ा दूंगा, नहीं तो अनुच्छेद, अनुसूची और भाग तीनों में आप कंफ्यूज हो जाते, इसलिए अनुसूची को मैंने हमेशा साइड रखा। तो पहली अनुसूची राज्यों का जिक्र, दूसरी अनुसूची में मैंने क्या बताया, वेतन, पदाधिकारियों का वेतन, तीसरे अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का शपथ। ठीक है ना। तीसरे में शपथ, और चौथे में राज्यसभा के सीट, जो राज्यसभा में सीट होता है। जैसे आप जानते हैं राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। कुछ लोग होते हैं जो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, जैसे विधानमंडल के सदस्य लोग हो गए। ठीक है ना। तो इसमें किस राज्य की कितनी सीटें होंगी वो दर्ज किया गया है। राज्यसभा पढ़ाते समय मैंने बताया था सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश की 31 सीट है। ठीक है ना। कितनी सीटें हैं? 31 सीट। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। तो किस राज्य की कितनी सीटें होंगी ये सारा जिक्र चौथे अनुसूची में लिखा गया। ठीक है ना। तो पहला अनुसूची आपसे पूछेगा तो आप क्या बनाएंगे, भारत के राज्य और यूटी के बारे में। दूसरा अनुसूची आपसे पूछ लेगा तो आप वेतन के बारे में, तीसरा शपथ के बारे में, और चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कौन सा राज्य कितना सीट लेगा, ये बात लिखा। 5वीं अनुसूची में आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा गया है।
ठीक है ना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। छठवें में क्या लिखा है, कुछ राज्यों में विशेष प्रशासन हेतु वहां पे छूट दी गई है। जैसे ए से हो गया असम, टी से हुआ त्रिपुरा, एम से हुआ मिजोरम और एम से हो गया मेघालय। ठीक है ना, 4 राज्यों की बात किया, ये चारों 7 सिस्टर में आते हैं। एक हुआ असम, दूसरा हो गया त्रिपुरा, असम के बाद त्रिपुरा, तीसरा मिजोरम, ठीक है ना, और चौथा मेघालय। ये ध्यान रखिए, इसमें दिक्कत आपको क्या होगी, आपसे पूछेगा क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, छठी अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है। ठीक, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है ना, तब आपको ध्यान देना है इसमें मणिपुर नहीं है, मिजोरम और मेघालय है, ये ध्यान रखना। मणिपुर जरूर ऑप्शन देगा और इसी से फंसाएगा, अगर ध्यान नहीं है तो आप इसमें जो है धोखा खा सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए, असम और त्रिपुरा, एटीएम याद कर लीजिए, असम, त्रिपुरा और एम से जहां सबसे ज्यादा बारिश होगी वो क्या होगा, मेघालय। ठीक है ना, तो एटीएम से 3 राज्य पता चल गया। ठीक, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। एम से आप सबसे ज्यादा बारिश को याद करिए। एक एम और बचा, जब बारिश होगा तो मेढकों का मौज हो जाता है, खूब बाहर निकल के टर्रटो पीला पीला करते हैं कि नहीं करते। तो बारिश जहां होगा वो मेघालय होगा, और मेघालय यानी मेढक का क्या हो गया, मौज हो गया, मौज मतलब मिजोरम हो गया। ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे तो आप भूल भी जाएंगे तो आपके दिमाग में फिर से आ जाएगा। ठीक, तो ये किस सूची में है, ये 6वीं अनुसूची में है, ये ध्यान रखिएगा। 7वीं अनुसूची में ये सूचियों की बात किया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 सूची है, संघ, राज्य और समवर्ती। ठीक है ना, समवर्ती सूची में ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुछ चीजें जैसे शिक्षा हो गया, जनसंख्या हो गया, वन हो गया, वन्य जीव। ठीक है ना, शिक्षा, जनसंख्या, वन, वन्य जीव। ठीक है ना, ये क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा। पहले ये सभी चीजें राज्य सूची में थी, लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद इसको किसमें जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में। ठीक, इसीलिए इसको बार बार पूछता है, क्योंकि मूल संविधान में समवर्ती सूची में नहीं था, तब ये राज्य सूची में था। ठीक है ना, तो अब ये समवर्ती सूची में आ गया, शिक्षा आ गया, जनसंख्या आ गया, वन आ गया और वन्य जीव। अगर आपको ये सूचियों से क्वेश्चन पूछेगा तो 100 नहीं 101% आपको क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, क्योंकि इसी में परिवर्तन हुआ है। तो ये ध्यान रखिए, 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में लिखा गया है, ये बात ध्यान रखिए। पहला राज्य और यूटी, दूसरे में मैंने क्या बताया, वेतन, तीसरे में मैंने क्या बताया, शपथ, चौथे में मैंने आपको क्या बताया, हाँ, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में आपको क्या बताया, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति। 6ठे में मैंने क्या बताया, ठीक है ना, 6ठे में है एटीएम और एम एक और लगा देना, असम, त्रिपुरा और ये मेघालय और मिजोरम। ठीक है ना, 7वीं में केंद्र, राज्य और मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 7वें में है। 8वें में भाषा है, क्या है, भाषा। संविधान में, भारत के संविधान में, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। लेकिन वर्तमान में अगर भाषा देखा जाए तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। सबसे पहले सिंधी जोड़ा गया, फिर उसके बाद नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी, फिर बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। कुल मिला के आज वर्तमान में 14 से कितनी भाषाएं हो गई, 22। मूल संविधान में पूछेगा तो 14। और ये किस अनुसूची की बात है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। क्वेश्चन यही पूछेगा, संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा, 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। 9वां इसलिए मैं आपको लिखा हूं क्योंकि 9वीं अनुसूची जो भूमि सुधार है, ये पहला संविधान संशोधन से संबंधित है। यहां पे देखेंगे तो देखिए, पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, जो भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया, उसमें सबसे पहले जो जोड़ा गया उसमें भूमि सुधार।
भूमि सुधार का मतलब ये हुआ देश के आजादी के बाद तमाम ऐसे भी भूमि थे जिसपे किसी का अधिकार नहीं था, और ऐसे बहुत सारे थे कि आपका वो जमीन यहाँ भी है और 25 किलोमीटर दूर भी आपका जमीन है, ठीक है ना। तो उसमें सुधार लाना, आपकी जितनी जमीन है उतनी जमीन आपके आसपास में दे देना, ठीक है ना। ऐसे करके भूमि का सुधार अगर नहीं होता तो आज बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित चीजें हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल है, ठीक है ना। 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया। दल बदल क्या है? कोई भी सत्ता पार्टी में सत्ता आती है तो विधायक कुछ लालच बस अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, ठीक। तो ये चीजें ना हो सके। जैसे हम और आप, हमारा और आपका विचारधारा कुछ भी, एक पार्टी कोई भी पार्टी है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे पीपुल्स नेशनल पार्टी करके कोई एक पार्टी है, ठीक है ना, और हम सभी चाहते हैं वो पार्टी जीते, और हमने उसको वोट दिया, और उसके जो भी सांसद या जो राज्य स्तर का होगा तो विधायक उस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में चले गए और सत्ता दूसरी पार्टी की आ गई, जबकि हम लोगों की चाहत क्या थी? वो पार्टी ना आए, इसीलिए तो इसको वोट दिया था। तो इससे क्या होता है? जनता के मनोभाव का ये दुष्परिणाम या दुष्प्रचार या कह सकते हैं, उनके भावनाओं को आघात पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज ना हो सके इसके लिए दल बदल कानून जोड़ा गया। अब आप कहेंगे सर ऐसा आज भी तो है, विधायक सांसद अपनी पार्टियां छोड़ते हैं, ठीक। तो जब तक आप सत्ता पावर में नहीं है तब तक आप किसी पार्टी को ज्वाइन करिए, लेकिन पावर में आने के बाद आप कुछ लिमिटेड, जैसे मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है जिस पार्टी को जो सोच के मैंने वोट दिया वो कार्य वो नहीं कर रही है, तो आप खुद ही चाहेंगे कि ये पार्टी की सत्ता चली जाए, दूसरी वाली पार्टी आ जाए। ऐसे विधायक भी सोचते हैं, सांसद भी सोचते हैं। तो अगर मान लीजिए विधायक और सांसदों की संख्या मात्रा में कई ज्यादा लोग हैं, तब वो पार्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे ज्योति आदित्य सिन्हा ने 22 विधायकों को लेकर बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। तो जब विधायकों की पूरी फौज रहेगी तब आप दल बदल कर सकते हैं, लेकिन इक्का दुक्का आदमी नहीं कर सकते, यही बात लिखा है। 11वां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था मतलब स्थानीय सुशासन, इसी में प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत की व्यवस्था जो भी होती है चुनाव, उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं ये आपसे पूछता है। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 19, 29 और 12वीं अनुसूची में 18। ये विषय आप ध्यान रखिए। पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय का जिक्र किया गया है, और जबकि नगर पालिका में 18 विषय उसमें सम्मिलित किए गए हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। 12वां है नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका मतलब शहरों में पार्षद, ठीक है ना, महापौर, इनके लिए बात किया। एक बार फिर से नजर डालते हैं। पहली अनुसूची आपको राज्य और यूटी के बारे में बात किया, दूसरी अनुसूची वेतन के बारे में बात किया, तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में बात किया, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन बात किया, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बारे में बात किया, 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में विशेष रूप से जिक्र किया, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची का जिक्र किया। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, संविधान में 22 भाषाएं, 14 मूल संविधान में, बाद में 22 हो गई। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं पंचायती राज व्यवस्था, 12वीं नगर पालिका। ये सभी 12 अनुसूची है संविधान में। ये सब आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, सबको याद करना है, एक एक पॉइंट को याद करना। ये याद कब होगा? जहां आप सोते हैं वहां पे एक बड़े कागज में लिख के आप चिपका दीजिए, और सोते वक्त एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना, और जब सुबह उठिए तो एक बार पढ़ लीजिए। मुश्किल से 2 मिनट का वक्त जाएगा, और विश्वास मानिए 10 दिन में सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, ठीक। सबसे बढ़िया तरीका, बिना याद किए याद हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा केवल ध्यान से पढ़ना, और पढ़ने के बाद आंख बंद करके जहां तक याद आए, पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरे में वेतन की बात, तीसरे में शपथ की बात, चौथे में राज्यसभा सीटों का आवंटन, 5वें में मान लीजिए भूल गए,
अब उसको देख लीजिए, ठीक है ना, देख लिए। अब कल के दिन 5 तक तुम्हें याद होना चाहिए, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये थी अनुसूची की बात। अब कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जिक्र करता हूं, ठीक है ना। जब अपना संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने ये बात समझ ली थी कि वक्त के साथ चीजों को परिवर्तन करना पड़ेगा, ठीक है ना। संविधान जो बना यही नहीं रह जाएगा, ठीक। और संविधान, एक चीज ध्यान रखिए, भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बना था तो एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत अच्छा स्टेटमेंट और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर लोग अच्छे हैं तो संविधान अच्छा होगा, ठीक। संविधान लाख गुना अच्छा क्यों ना हो, लेकिन लोग अच्छे नहीं, वहां की जनता अच्छी नहीं होगी तो संविधान अच्छा नहीं होगा, ठीक। अगर आप अच्छे होंगे, आपका नेचर अच्छा होगा, आपका स्वभाव अच्छा होगा, तो पूरा का पूरा संविधान क्या रहेगा, अच्छे से चलेगा। और आप ही चढ़ाई पे आ जाएंगे तो संविधान कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, संविधान निर्माताओं ने इसीलिए आपके अनुकूल, कि भविष्य में ऐसा ना हो कि जो चीजें लिखी गई है आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने एक चीज और बता दिया कि समय के अनुसार संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब संशोधन के द्वारा, ठीक। तो ये संशोधन है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 कहता है संविधान के किसी भी भाग में आप क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दर्ज है, तो अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन। अगर पहला संविधान संशोधन कहे, अभी तक पूरा संविधान संशोधन 1 से चला है, टोटल यहाँ 105-4 लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2 और हो गए, 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक। अब पूरा 106 नहीं पढ़ना, जो मेन है केवल उसी को याद करना जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पहला वाले को याद करिए। पहले संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें क्या था, भूमि सुधार था। अभी मैंने बताया 9वीं अनुसूची भूमि सुधार। और पहला संविधान संशोधन में यही बात लिखा गया कि अब 8 अनुसूची नहीं 9 अनुसूची होगा, और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित होगा। तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार यानी 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। दूसरा देखिए, अब 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग किसके सिफारिश पे आया था, यह भी पूछता है, तो आप कहेंगे फजल अली। किसके, फजल अली के सिफारिश पे राज्य पुनर्गठन आयोग आया। इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश उस दौरान बनाए गए थे। ये आया था 1956 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। तो 7वां संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे राज्य बनेगा, भाषा के आधार पर बनेगा, कि क्षेत्रफल के हिसाब से बनेगा, कि प्रशासनिक के हिसाब से बनेगा, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब बताया फजल अली ने। और उन्हीं, एक व्यक्ति है फजल अली, और उन्हीं के देख रेख में एक आयोग बना था, उन्होंने ये सिफारिश किया। तो राज्य पुनर्गठन, राज्यों का निर्माण करने की बात कही। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अपने भारत देश में बनाए गए थे। 13वां संविधान संशोधन द्वारा भारत के 7 सिस्टर यानी 7 पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं, उनमें से एक राज्य है नागालैंड। नागालैंड को 13वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। किसका, राज्य का दर्जा। इसको भी एक राज्य बना दिया गया था। कौन सा, 13वां संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को। 3 चीजें बताया। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार से। फिर आपको बताया 7वां संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया, फजल अली ने के सिफारिश पे आया था। भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 1956 ईस्वी में जो राज्य का निर्माण हुआ था उसकी चर्चा की गई। इसके बाद 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड राज्य को क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई। मूल संविधान में, अभी मैंने आपको बताया कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 15वीं भाषा अब जुड़ी। किसमें जुड़ी, 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई। 14 भाषा से एक भाषा और बढ़ गया, इस भाषा का नाम है सिंधी। अभी तक मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब 14 में एक और आ गया, अब 15 भाषाएं हो गई, और वो 15वीं भाषा सिंधी भाषा होगी।
किस संविधान संशोधन द्वारा? 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागालैंड वाला थोड़ा कपूस इंपॉर्टेंट ये भी है, इंपॉर्टेंट लिया ही है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो बार बार पूछा जाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जो ली गई। 42वां संविधान संशोधन का परिचय देना नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसको मिनी संविधान यानी लघु संविधान इसको कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ठीक, इंदिरा गांधी जी के समय हुआ। ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। इसमें जो प्रमुख बातें थी, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। प्रस्तावना में 3 शब्द आए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है अखंडता। ठीक है ना, ये 3 शब्द आए। प्रस्तावना में कितने शब्द आए? 3 नए शब्द आए। कब आया? 1976। किस संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। कौन देश का प्राइम मिनिस्टर था? इंदिरा गांधी थी। और 3 समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्दों को संविधान का हिस्सा बना दिया गया। संविधान में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। प्रस्तावना मैंने बताया था नेहरू रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था। ठीक, और इसी के समय में एक प्रस्तावना से संबंधित एक केस है, केशवानंद भारती केस, जो अभी तक का सबसे बड़ा केस माना जाता है, क्योंकि इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। आज तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया जिसमें 13 जजों को बैठा के फैसला किया गया हो। केशवानंद भारती केस में 13 जज बैठे थे। अभी तक के संविधान में सबसे बड़ा हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा केस था जिसमें 13 जज बैठे थे, और इसी केस के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान लिया गया था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, इसके लिए भाग आया 4 का ए। क्या आया? भाग 4 का ए। इसको सिफारिश करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। ठीक है ना, और मौलिक कर्तव्य भारत में जोड़ा गया। भाग पूछेगा तो क्या कहेंगे? 4 का ए। अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का ए। ध्यान से सुनिएगा, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान यानी रूस के संविधान से हमने प्रेरणा ली, मतलब उससे सीखा और अपने संविधान में जोड़ा। डॉक्टर स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे ये आया। ठीक है ना, भाग 4 के ए में आया, अनुच्छेद 51 के ए में आया। इतनी बात। एक चीज और ध्यान रखिए, जब संविधान में जोड़ा गया तब 10 था, वर्तमान में कितने हैं? 11 है। जब संविधान में ये आया तब 10 था, वर्तमान में 11। अब फंसाएगा कैसे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का जिक्र कहीं नहीं था, यानी मौलिक कर्तव्य क्या थे? 0 थे, शून्य थे। जैसे ही समय बीतता गया तो मूल कर्तव्य जोड़ा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य आए। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य थे। ये सारी चीज 42वां संविधान संशोधन के तहत हुआ। अब 44वां संविधान संशोधन, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा इन सभी को। ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ, और इस समय देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है ना, मोरारजी देसाई थे। इनके द्वारा एक बहुत बड़ी बात कही गई, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जब हमें मौलिक अधिकार मिले थे उस समय 7 मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों के थे, जिसमें से अनुच्छेद 31 कहता था संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है ना, मौलिक अधिकार का तात्पर्य यह होता है कि ऐसा अधिकार जिसको कभी भी राज्य आपसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरत पड़ा देश के विकास के लिए, रेल की पटरियों बिछाने के लिए और सड़क का जाल बिछाने के लिए। अब जरूरत हुई, अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हो जाता तो कोई व्यक्ति ये कह देता कि हम अपनी जमीन रेलवे में नहीं देंगे, तो सरकार के पास पावर नहीं थी कि वो जमीन छीन ले इंसान से, इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 300A में कानूनी अधिकार के तौर पे आज भी है संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार मतलब आपकी जमीन आपकी रहेगी, अगर कोई उस पर हस्तक्षेप किया तो आप डायरेक्ट हाई को आप जाइए जो है अदालत में, वहां से फैसला करिए। लेकिन यदि आपकी जमीनें सरकार ले रही है तो आप मना नहीं कर सकते।
पूरे जनता के विकास के लिए, हो सकता है पटरी बिछाने के लिए आपकी कुछ जमीनें ले, तो आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ जाएगा और सरकार उसके लिए आपको मुआवजा देगी। ये आपका अधिकार है, ठीक है ना। तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आते हैं 52वां संविधान संशोधन। इसमें 10वीं अनुसूची क्या की गई, जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची अभी मैंने आपको बताया दल बदल है। यहां देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। 10वीं अनुसूची को क्या किया गया, संविधान में जोड़ दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, आपको पता है वोट देने का उम्र पहले था 21, लेकिन अब हो गया 18। तो 21 से 18 हुआ, ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 61वें। किस सन में हुआ, तो ये आप कहेंगे 1989। ये संशोधन विधेयक आया था 1988 में, लेकिन पूर्णतः ये अधिकार बना 1989 ईस्वी में, ये ध्यान रखिएगा। 61वां संविधान संशोधन। 69 संविधान संशोधन दिल्ली के बारे में कहता है, ठीक। 69 दिल्ली के बारे में। अब दिल्ली के बारे में विशेष तौर पे क्यों कहा गया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और राज्यों को एक विशेष पावर दी जाती है, ठीक। तो उस पावर में कुछ कमी करेंगे। कमी इसलिए करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा राजधानी पूरे देश का दिल्ली है, तो जितने भी सचिवालय देश के होंगे, जितने भी प्रधानमंत्री ऑफिस, राष्ट्रपति भवन, हर एक चीज दिल्ली में होगा। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री भारत सरकार को के कार्यों में हस्तक्षेप न कर पाए, इसलिए उसके कुछ अधिकारों को सीमित किया गया, ठीक। ये 69 यानी इसको क्या बोलेंगे, 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली के बारे में कुछ अधिकारों को छीन लिया गया था। मतलब केंद्र के पास जो उसका सचिवालय है, जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रधानमंत्री भवन, जो संसद है, वहां तक इसका पहुंच न, यहाँ वहां तक ये अपना कानून न चला पाए, इसके लिए कार्य किया गया। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। क्या, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। कोंकणी ध्यान से देखिए, कोंकणी भाषा गोवा में चलती है, ये ध्यान रखिए। 71वां संविधान संशोधन। अब ध्यान से समझिए, मैंने मूल संविधान में 14 भाषाएं बताया। भाषा सिंधी जो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ दिया गया। अब मैं आपको बता रहा हूं 71वां संविधान भाषाएं जोड़ी, 3 और जुड़ा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। 18 संविधान में 18 भाषा हो गई। और ध्यान रखेंगे 71वां संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, 3 भाषाओं को संविधान में जोड़ दिया। संविधान संशोधन 1952 ईस्वी में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 52 निकल गया 1952 ईस्वी में राज्य व्यवस्था जिक्र करता है, ठीक है ना। मतलब राज्यों में ये स्थानीय सुशासन का जितने भी कार्य होता है, उसका चुनाव कैसा होगा, लोग कैसे चुने जाएंगे, ये सब 73वां संविधान संशोधन द्वारा। और सेम ऐसे 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, सन 1992 ये रहेगा, ठीक है ना। तो 73वां पंचायती राज और 74वां नगर पालिका, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना इस लाइन में बताया, पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक। 7वां इंपॉर्टेंट है, 21वां इंपॉर्टेंट है जो भाषा जुड़ी, सिंधी भाषा। इसके बाद 42वां, 44वां, 52वां भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। 61 वोट देने का और 71 3 भाषाएं, 73 पंचायती राज, 74 नगर पालिका। ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर एक का जैसे नागालैंड वाला छोड़ दे, इसके अलावा दिल्ली वाला छोड़ दे, तो ये दोनों कम महत्वपूर्ण है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ये था आपका संविधान संशोधन 74। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन सन 2000, इसका ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आज प्राइमरी और मिडिल में जाते हैं तो बिना पैसे की पढ़ाई आप कर सकते हैं, ठीक।
आप क्या करेंगे, आपके घर के छोटे भाई बंधु, ठीक है ना। तो सन 2002 में 46वां संविधान संशोधन करके निःशुल्क शिक्षा के बारे में बातचीत की गई थी, ठीक है ना। इसके बाद 89वां संविधान संशोधन, ध्यान से समझिए, 9वां था अनुसूचित जाति आयोग करके बनाया था, लेकिन अनुसूचित जनजाति आयोग अभी तक नहीं बना था, ठीक। तो इस संशोधन के द्वारा अनुसूचित जाति आयोग के साथ अनुसूचित जनजाति आयोग, दो आयोग बनाए गए। एक का अनुच्छेद 338 है और दूसरा अनुच्छेद 338 ए में है। इसमें दो आयोग है। एक अनुसूचित जाति, ये करता क्या है, अनुसूचित जाति के विकास के हेतु लगातार कार्य करता है, उनको जरूरतें की चीजें सरकार को क्या करता है, बताता है कि ये चीजें हमारे इन भाइयों को देनी चाहिए। तो अनुसूचित जाति आयोग बना और अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया, जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए, ठीक है ना। तो दो आयोग बना, अनुसूचित जाति, संविधान संशोधन, संशोधन। इसके बाद 91 संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिए। 91 संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया कि केंद्र में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। कितने से अधिक नहीं होगी? 15%। किसका 15%? लोकसभा का 15%। लोकसभा में जितने सांसद चुने जाएंगे उसका 15% आप निकाल लीजिए, और जितना बनेगा उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार होते हैं, और इनकी संख्या बहुत हाई लेवल पे, कैबिनेट मंत्री 32 ठो 34 ठो ऐसे बनाए जाते हैं, राज्य मंत्री भी ऐसे 40-40 बनाए जाते हैं, ऐसे स्वतंत्र प्रभार मंत्री जो होते हैं उनको बनाए जाते हैं। तो एक वक्त था कि मंत्रियों की संख्या लोग अपनी लालच बस बढ़ा देते थे, कोई भी मंत्री बना देते थे। तो संशोधन करके 91 संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या 15% होगी, इससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिए, इसी में कहा गया कि दिल्ली जो यूटी है, दिल्ली में 10% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 है, 70 का 10% 7 होता है, लास्ट वाला 0 हटाएंगे 10% मिल जाएगा, तो 7 10% बना। तो यानी दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके मंत्रियों की संख्या केवल 7 हो सकती है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो आपको दो बात बताया, केंद्र में 15% और दिल्ली में 10% मंत्रियों की संख्या, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। 91 संविधान संशोधन के द्वारा 92 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, भाषाओं के बारे में मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहले ध्यान से 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर मैंने आपको बताया 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक, नेपाली, म से मणिपुर, क से कोकड़ी, 3 भाषा जोड़ी गई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 आया, 7 2 9, और 92 संविधान संशोधन में आपको क्या मिलेगा? 4 भाषाएं, ठीक है ना। कितना मिलेगा? 4 भाषाएं, ठीक है ना। तो 4 भाषाएं कौन कौन सी है इसको ध्यान रखिए, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। यहां लिख लीजिए 4 भाषाएं कौन कौन सी है, यहां लिख देता हूं, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है ना। 4 भाषाएं जुड़ी। अब बताइए, जब सिंधी जुड़ा तो 15 हुआ, नमक, नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 18। 18 के बाद 4 जोड़ा तो कितनी भाषा हो गई? 22। और यही मैंने बताया था वर्तमान में संविधान में भाषा कितनी है? 22। और भाषाओं का जिक्र किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, 4 भाषाएं जुड़ी, ठीक है ना। तो 92 संविधान संशोधन, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। अब आते हैं 97वें संविधान संशोधन। एक समिति है सहकारी समिति, ठीक। वो गांव के बारे में या किसानों के बारे में ज्यादा विचार करती है। तो सहकारी समिति से संबंधित है 97, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 99 संविधान संशोधन NJAC, ठीक है ना, ये राष्ट्रीय
न्यायाधीश नियुक्ति अधिकरण ऐसे करके बनाया जाता है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब वो संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी हो चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। ये कोलिजियम पद्धति को चैलेंज कर रहा था, ठीक है ना, और जजों की नियुक्ति का नया प्रोसेस आया और इसी प्रोसेस को समाप्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, बार बार पूछेगा कि एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर दिया, तो 99 संविधान संशोधन होगा, इसको ध्यान रखिएगा। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर के बारे में कहेगा, ये 2 देशों के बीच में है। इसमें आपसे पूछेगा 100वां संविधान संशोधन किन 2 देशों से संबंधित है, ठीक है ना, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। किससे? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। इसके तहत भारत की जमीनें बांग्लादेश को दे दी गई और बांग्लादेश की कुछ जमीनें भारत को दे दी गई। जैसे होता क्या है कि आपकी जमीन पता चला कि मेजा रोड में है और जहां पे है, जिस घर के बगल में है, उसकी जमीन आपके घर के बगल में है, तो आप लोग नाप ओप करके बता देते हैं मेरा वहां वाला जमीन आप ले लीजिए, यहाँ वाला मुझे दे दीजिए। वही चीज भारत ने किया था। ये क्या है? 100वां संविधान संशोधन। इसके तहत कुछ जमीनें दे दी गई थी बांग्लादेश को और कुछ जमीनें बांग्लादेश के भारत में आई थी। 101वां संविधान संशोधन, ये जीएसटी के बारे में कहता है। 101 संविधान संशोधन किसके बारे में? जीएसटी। जगह नहीं है, नहीं तो और मैं छापता, इसके बारे में आप याद कर लीजिए। जीएसटी 101 संविधान संशोधन के तहत संविधान के अस्तित्व में आया, लागू हुआ 1 जुलाई सन 2017। जीएसटी ध्यान से देखिएगा, जीएसटी के बारे में अगर लागू पूछेगा तो 1 जुलाई सन 2017 में जीएसटी लागू होता है। किस समिति की सिफारिश पे जीएसटी आया? तो विजय केलकर, स्वर्ण सिंह वही याद कर लिए, हो गया पुराना वाला। विजय केलकर, कौन? विजय केलकर, विजय केलकर के सिफारिश पे ये समिति आई थी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। जीएसटी क्या है? जीएसटी ये क्या है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, इस पे टैक्स दोनों लगा सकता है, राज्य और केंद्र दोनों लगा सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था? फ्रांस। भारत में राज्यों का बात करेगा तब क्या कहेंगे? असम, ठीक है ना। पूरे विश्व में सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ, भारत में असम में लागू हुआ। जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 को आया। ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स है। इसके लिए अनुच्छेद कहेगा तो 101 का कन्यादान, ठीक है ना, इतना ध्यान से समझिएगा। 102 संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में कहता है। पिछड़ा वर्ग हमें लगता है ओबीसी को कहा जाता है, ठीक है ना, तो ओबीसी के लिए एक समिति बनाया गया, पिछड़ा वर्ग आयोग की रचना की गई 102वां संविधान संशोधन के तहत। अब इसी में 105वां संविधान संशोधन भी समझ लीजिए। टोटल अभी तक 106 हैं, तो 105वां समझ लीजिएगा। 105वां संविधान संशोधन कहता है कि राज्यों को यह अधिकार होगा, वो कौन सी जाति ओबीसी में आएगी वो तय करेगा। जैसे 1 मिनट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं कि किसी भी जाति को, जैसे वैश्य समुदाय ओबीसी में आएगा। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में पारित हो गया तो जितने भी वैश्य हैं, वैश्य का मतलब होता है व्यापार वर्ग के लोग, अर्थात बनिया, वो सभी किस में आ जाएंगे? ओबीसी में आ जाएंगे और उनको भी आरक्षण प्राप्त होने लगेगा। तो राज्यों को 105वां संविधान संशोधन कहता है कि राज्य स्वतंत्र है, किसी भी जाति को ओबीसी वर्ग में डाल सकता है, ठीक है ना। और 102 संविधान संशोधन कहता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी पिछड़ा वर्ग के बारे में सोचने और विचारने के लिए जो समिति बनेगी, उसी समिति का नाम है पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक। 102 है, 105 में लिखा है राज्य क्या करेगा? अपनी इच्छा अनुसार वो बनाएगा। 103वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से है। ईडब्ल्यूएस बोले तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जैसे जिसको सामान्य आरक्षण के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जो पैसे से कमजोर हैं उनको 10% का आरक्षण देता है। कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, ठीक है ना।
ये 10% आरक्षण के चक्कर में न पड़िए, कभी कभी बड़ा घातक साबित हो जाता है, क्योंकि इतने लोग 10% आरक्षण बनवा लिए हैं कि सामान्य वर्ग की मेरिट कम जाती है, बल्कि इसका मेरिट और हाई जाता है। ठीक है ना। एडमिशन, कभी भी एडमिशन कराएं तो एडमिशन के समय ईडब्ल्यूएस लगा दे, और नौकरी वाला है तो वो किस्मत पे है, लगाए हैं कभी कभी कट ऑफ कम भी जाता है, ऐसा नहीं है, तो ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है सामान्य कट ऑफ से ज्यादा जाता है इसका, ठीक। तो इसके चक्कर में ज्यादा बुद्धिमानी मत लगाइएगा, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे इस पे थोड़ा सा फोकस करके तभी इसको लगाइएगा, जो सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए बता रहा हूं। ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना, 10% आरक्षण, 103वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन, ये क्या किया गया है, सीटों का आरक्षण। हाँ, 104वां संविधान संशोधन, दो महत्वपूर्ण बातें लिखी गई। सबसे पहली चीज तो एससी एसटी के सीटों का आरक्षण मैंने बताया है लोकसभा में है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के लोग आते हैं, ठीक है ना। इसमें 104वें संविधान संशोधन के तहत 2020 में हुआ था, 2020 से बढ़ा के इसे 2030 तक कर दिया गया। जितनी भी सीटें हैं, आरक्षित सीटें हैं लोकसभा में, ये 2030 तक ऐसे ही रहेगा जैसे आज है, ठीक है ना, इसी आधार पे चलेगा, ये ध्यान से समझिएगा। तो 2020 से 2030 तक ये सीटें आरक्षित की गई, 104वां संविधान संशोधन। साथ में एंग्लो इंडियन, कौन, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के बारे में आप जानते हैं, ऐसे भारतीय जिनके पिता यूरोपीय हो और माता भारतीय हो, ऐसे व्यक्ति से जो पुत्र पैदा होगा वो एंग्लो इंडियन कहलाएगा। एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त किया गया। 104वां संविधान संशोधन में दो काम, पहली चीज तो आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, दूसरी बात यह कहा गया कि एंग्लो इंडियन की सीटें क्या कर दी जाएगी, समाप्त की जाएगी। 104 हुआ, 105 समझ लीजिए। 106वां संविधान संशोधन, नारी शक्ति अधिनियम, मतलब महिलाओं के लिए लोकसभा में क्या किया गया, सीटों का आरक्षण कितना परसेंटेज दिया गया, 33% महिलाओं का सीटों का आरक्षण लोकसभा में बनाया गया। यानी इसी को कहते हैं नारी शक्ति अधिनियम या नारी शक्ति वंदन करके ये संविधान संशोधन हुआ। अभी तक भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन थे वो सब बताया, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको आप ना पढ़ें, सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर शब्द में एक क्वेश्चन है, इसको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। इसको मैं पूछ भी सकता हूं, मार भी सकता हूं, इसलिए हमेशा तैयार रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। और पांडे सर आ गए हैं, मेरा टाइम ओवर भी हो चुका है, 10 बज गया, मेरा टाइम कब तक था।